औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में तमाम बच्चों को हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस सबक का इंतखाब मैंने किया है उसका नाम है चोर। इससे पहले कि हम इस अफसाने को पढ़ना शुरू करें, यहाँ पर मैं चंद बातें जो बतौर MCQs यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात के तौर पर चीज़ें आती हैं वो आपके सामने मैं पेश कर दूँ। जैसा कि इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने आपके सामने कुछ बातें जो है आपके साथ शेयर की हैं। जो मैंने आपके साथ चीज़ें मैंने पेश की हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस अफसाने के जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम अशफाक अहमद साहब है। अशफाक अहमद साहब जो हैं वो 1925 में यानी 1925 में फ़िरोज़पुर के अंदर पैदा होते हैं और 2006 में लाहौर में हरकत कल्ब के बंद हो जाने से आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, यानी हार्ट अटैक हो जाने से आपकी डेथ हो जाती है। आप एक बहुत मशहूर नावल निगार, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, सय्याह और माहिर तालीम थे। अब ये सब कुछ क्या है, ज़रा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान बनने के बाद वो अफसाना निगार, वो नावल निगार, वो ड्रामा निगार जो जिन्होंने बहुत शोहरत पाई है, उनमें सर फहरिस्त अशफाक अहमद साहब हैं। यानी सबसे ऊपर दर्जे पर जिनका नाम आता है वो अशफाक अहमद साहब का नाम आता है। और इनकी अहलिया बानो कुद्सिया, वो भी एक बहुत बड़ी अफसाना निगार, नावल निगार, ड्रामा निगार, दोनों मियाँ बीवी, दोनों मुसन्निफीन हैं। बहुत से अफसाने लिखे आप लोगों ने, बहुत से ड्रामे लिखे, बहुत से नावल लिखे आप लोगों ने। आप लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा हिस्सा आपने अदा किया है हमारे इस पूरी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री हो जाए या चाहे हमारी टीवी इंडस्ट्री हो जाए या रेडियो इंडस्ट्री हो जाए, इसके अंदर आप लोगों का हिस्सा बहुत शामिल है। अशफाक अहमद साहब तो 2006 में इंतकाल कर गए, लेकिन बानो कुद्सिया यानी बानो आपा जो है वो आज भी हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके ड्रामे आप टीवी के ऊपर जो है वो देखते भी होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नावल या अफसाना या ड्रामा, ये सब कुछ क्या है? बेसिकली ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी की परछाइयाँ हैं। यानी अगर कोई आपसे कहे कि कहानी क्या है, तो कहानी हमारी अपनी ज़िंदगी की परछाई है। परछाई कहते हैं यानी हमारा शैडो, हमारा साया। जो कुछ ज़िंदगी के अंदर हमारे साथ होता है, मुख्तलिफ नामों और किरदारों के साथ हम उसे कहानियों की सूरत में लिख देते हैं। और वही कहानी अफसाना बन जाती है, वही कहानी नावल बन जाती है, वही कहानी ड्रामा बन जाती है और वही कहानी दास्तान बन जाती है। ये सब कहानी की शक्लें हैं। अलबत्ता इस वक्त चूंकि मैं अफसाना पढ़ा रहा हूँ, तो अफसाना और नावल दोनों के दरमियान में आपको एक वाज़ेह फ़र्क भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि 5 बातें आपको आपके इल्म में होनी चाहिए कि वो 5 बातें जो अफसाने के अंदर जो है वो मानी जाती हैं। नंबर 1, अफसाने के अंदर आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि 5 बातें जो हैं वो अफसाने की होती हैं। अगर उन 5 चीज़ों को मैं उलट कर दूं तो वो नावल बन जाएंगी। ठीक है, वो 5 चीज़ें क्या है मैं आपके साथ बयान करने लगा हूं। नंबर 1, अफसाना को अंग्रेजी ज़बान में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरी। अफसाने को हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, यानी मुख्तसर कहानी। ये पहली बात। जबकि नॉवेल एक बड़ी कहानी होती है, यानी दोनों एक दूसरे की उलट हैं, दोनों एक दूसरे की जिद हैं। अगर अफसाना को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं और ये छोटी कहानी होती है, तो नॉवेल एक बड़ी कहानी होती है, इसे अंग्रेजी में भी नॉवेल ही कहते हैं। हमने अंग्रेजी अदब से ही ये नाम लिया है, ठीक है, और ये लैटिन वर्ड है नॉवेल। इसी तरीके से दूसरी बात, अफसाना चूंकि छोटी कहानी है, तो अफसाने के अंदर हम जो है वो एक सिटिंग के अंदर पढ़ लेते हैं। छोटी कहानी से मुराद ये कम से कम 5 सफ़ों पर मुश्तमिल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 15 और 20 सफ़ों पर मुश्तमिल होगी। जबकि नावल जो है वो कम से कम 200-250 सफ़ों पर मुश्तमिल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं, कोई कैद नहीं है। पिछले 1-2 सालों पहले एक नावल जो है मंजर आम पर आया जिसका नाम है नमल, और नमल जो है वो 1600 यानी 1600 पेजेस पर मुश्तमिल है। तो यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये 2 बातें मैंने आपको अफसाने और नावल के हवाले से मैंने बताई। तीसरी बात जो अफसाने के अंदर बताई जाती है वो ये कि अफसाने के अंदर कैरेक्टर, किरदार कम होते हैं। क्योंकि छोटी कहानी तो इसके अंदर कैरेक्टर्स यानी किरदार कम होंगे, 4, 5, 6, 8 किरदार होंगे। जबकि नावल एक बड़ी कहानी है तो इसके अंदर किरदार भी ज्यादा आपको उसके अंदर नजर आएंगे। चौथी चीज कि हम अफसाने के अंदर किसी एक इशू को डिस्कस करते हैं, किसी एक मसले को जेर बहस लाते हैं।
जबकि नॉवेल चूंकि एक बड़ी कहानी है तो उसके अंदर हमारे पास बड़ी गुंजाइश होती है, हम बहुत सारे मसाइल को जेर बहस ला सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि पांचवी बात जो है वो ये कि हम अफसाने के अंदर जो है वो हम अफसाने के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक जो है वो यानी एंड उसका होता है, अफसाने के अंदर एंड नहीं होता, जबकि नॉवेल के अंदर जो है हम देखते हैं कि नॉवेल के अंदर जो है बाकायदा एंड होता है। यानी जिस तरह से हम किसी फिल्म के अंदर हीरो मर जाता है और विलन की फतह हो जाती है, या विलन मर जाता है और हीरो की फतह हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो ड्रामा और सॉरी जो नॉवेल है उसके अंदर भी इसी तरह से की एंडिंग होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे अफसाने की, तो अफसाने के अंदर जो है वो किसी किस्म की एंडिंग जो है वो नहीं होती। तो ये चंद बातें जो मैंने अभी आपके सामने पेश की हैं, यकीनी तौर पे आपने इनको समझा होगा। ये अफसाने और नॉवेल के दरमियान जो है वो फर्क है ये। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि अशफाक अहमद साहब जो है वो फिरोजपुर में 1925 में पैदा हुए और 2006 में आपका हरकत कल्ब के बंद हो जाने से यानी हार्ट अटैक से आपका लाहौर में इंतकाल हुआ। आप उर्दू के बहुत बड़े नॉवेल निगार, नॉवेल भी एक कहानी, जैसे मैंने भी आपको बताया, अफसाना भी एक कहानी है, ये शॉर्ट स्टोरी है, वो लॉन्ग स्टोरी है। तो अफसाना जो है वो भी, आप अफसाना नवीस थे, आप ड्रामा निगार थे, बहुत से ड्रामे लिखे आपने, सयाह थे, आप सैर सयाहत आपने बहुत किए और दुनिया घूमी आपने, और आप एक माहिर तालीम भी थे। आपने एमए उर्दू में आपने किया और बानो आपा जो है वो आपकी फ्रेंड थी, आपकी क्लास फेलो थी, और आप दोनों बाद में अजदवाजी जिंदगी के अंदर आप आए और दोनों दोनों एक दूसरे के शरीक हयात बने, मियाँ बीवी बने। बानो आपा जो है वो भी एक बहुत बड़ी नॉवेल निगार, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, और जो है वो इस तरह से आपके बेशुमार ड्रामे जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर और रेडियो पाकिस्तान, जब टीवी का जमाना नहीं था तो रेडियो पर आपके ड्रामे, आप दोनों के ड्रामे नशर हुए। इसी के साथ मैं बताता चलूं कि रोम के अंदर आपने ना सिर्फ पढ़ा, ब्रॉडकास्टिंग आपने पढ़ी, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग आपने पढ़ाई है। मैं अशफाक अहमद साहब की बात कर रहा हूं कि आपने बाकायदा ब्रॉडकास्टिंग जो रोम की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपने बाकायदा पढ़ाया भी है आपने। और इसी तरह से आपने पाकिस्तान रेडियो से एक कैरेक्टर था, एक किरदार था जिसके ज़रिए से आप रेडियो पे प्रोग्राम किया करते थे, और इस कैरेक्टर का नाम था तलकीन शाह। और एक बहुत ही मशहूर अफसाने की किताब है जिसके अंदर बेशुमार अफसाने अशफाक अहमद साहब के मौजूद हैं, एक मोहब्बत सौ अफसाने। यहाँ मैं प्यारे बच्चों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अशफाक अहमद साहब जो हैं, इनकी जिंदगी के दो फेज हैं, दो अदवार हैं। इनकी जिंदगी का एक फेज तो वो है कि जिसके अंदर एक रंगीन जिंदगी, एक आज़ाद ख्याल इंसान, और एक जो है वो यानी एक आम इंसान जिस तरह का होता है, उस तरह की बिल्कुल आपने एक आज़ाद जिंदगी और आज़ाद ख्याल वाली जिंदगी आपने बसर की है। लेकिन आपकी जिंदगी का जो दूसरा पहलू है, यानी जो दूसरा फेज है, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। यानी वो आप बिल्कुल सूफियस्ट बन गए, सूफी बुजुर्गों का जो किरदार होता है बिल्कुल आप वैसे हो गए। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था जाविया। आज वो प्रोग्राम जो है उसकी किताबी शक्ल में वो पूरा प्रोग्राम मौजूद है। उस प्रोग्राम के अंदर अशफाक अहमद साहब ने जितने अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बयान किए हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो उस किताब के अंदर मौजूद हैं। इत्तेफाक से मेरे घर पे भी वो किताब मौजूद है, और बल्कि अगर आप उस जाविया किताब के तमाम वो वाक़यात को जानना चाहते हैं तो आज आप गूगल पर जाके आप सिर्फ अशफाक अहमद साहब की वेबसाइट लिखेंगे तो इनके चाहने वालों ने जो है वो पेजेस बनाए हैं और उस पर उनकी पूरी किताब जो है उसमें डाल दी है। तो आपके पास ईमेल के ज़रिए से या फेसबुक के ज़रिए से आपके पास उनके तमाम कोटेशंस वो आती हैं जो अपने वाक़यात बताया करते थे। और वो इसी तरह से प्रोग्राम था कि स्टूडियो के अंदर एक मेज़ कुर्सी रखी हुई है और उसके कुर्ब जवार में बैठे हुए तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, और आप अपनी ज़िंदगी किसी एक वाक़े से शुरू करते थे बात करना, और वो एक दो वाक़यात को लेकर पूरा प्रोग्राम उन वाक़यात पर मबनी होता था। तो इस तरह से आप जो है ये सारे प्रोग्राम जो है वो किया करते थे। तो ये जाविया प्रोग्राम, आपसे ये सब बातें मैं जो बता रहा हूँ आपसे, इस तमाम की तमाम बातें जो है वो MCQs में पूछी जाती हैं। तो जाविया प्रोग्राम कौन किसके उससे नशर होता था, ये अशफाक अहमद साहब इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया करते थे, वही इसके रूह रवां थे, और इसके ऊपर जो है किताब पाकिस्तान टेलीविजन वालों ने बाकायदा शाया भी की जो बहुत मशहूर हुई है। तो ये इनका तारुफ था। अब चलते हैं हम इनके अफसाने के ऊपर। मैं यहाँ बताता चलूँ
कि अच्छा इन्होंने इटली के अंदर भी जो है वो इटली जैसे पाकिस्तान रेडियो है, इस तरह इटली रेडियो है। इटली रेडियो में भी आपने अपने फ़न के मुजाहरे दिखाए, चूँकि बहरहाल आपने ब्रॉडकास्टिंग पढ़ रखी थी, उसके बड़े माहिर थे, तो आपने वहाँ पर भी बहुत अपने फ़न जो है वो दिखाए। हमारे जो अफ़साना है, ये इसका उन्वान है चोर। यहाँ ये बात जानने की ज़रूरत है बेटा कि चोर जो अफ़साना है, इसके अंदर जो है वो आपने ज़िंदगी के यानी अशफाक साहब की जितनी कहानियाँ हैं आप देखेंगे, उसमें उन्होंने हमारे ज़िंदगी के जितने कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, उनको उठाया और उनके ऊपर ज़िंदगियाँ लिखी। जैसे मैं एक टीचर हूँ, एक टीचर की ज़िंदगी पर लिखा आपने। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की ज़िंदगी पे लिखा। अब देखिए चोर एक ऐसा कैरेक्टर है जो आम तौर पे आपको जितने राइटर्स हैं उनकी कहानियों में आपको चोर का किरदार नज़र नहीं आएगा। इन्होंने चोर की ज़िंदगी के बारे में लिखा और इस कहानी के अंदर, इस अफ़साने के अंदर इन्होंने चोर की खुदगर्जी यानी उसकी सेल्फिशनेस का मुज़ाहरा किया कि एक चोर कितना खुदगर्ज और सेल्फिश होता है कि अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए दूसरे की ज़रूरत को मार देता है, दूसरे की हक पे डाका डालता है और अपनी ज़रूरत को जो है वो पूरी कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम उसी अफ़साने को पढ़ने लगे, ज़रा गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इसने अंदर कोठड़ी में पहुंचकर दरवाजा बंद किया तो इसका दिल जरा सा घबराया। चोर के बारे में बता रहे हैं, चोर एक घर में चोरी करने गया है और उस घर के सहन में घर के 3 अफराद, जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम बिल्लू है और एक शकीला बेगम है और शकीला बेगम का पस्त कद यानी छोटे कद का उसका शौहर है। तीनों जो है उस सहन में चारपाई डाले सो रहे हैं और वहां पर चोर जो है उनके घर में कूदता है और कूदने के बाद उनकी कोठरी में यानी उनके घर के कमरे में अंदर दाखिल होता है और दरवाजा बंद कर देता है और फिर अपनी जेब में से टॉर्च निकालता है, छोटी सी टॉर्च, और वो टॉर्च खोलकर लाइट जमीन पर मारता है और फिर अलमारी के अंदर खंगालना शुरू करता है कि कोई उसे मतलब की चीज जल्दी से मिल जाए। दिल घबरा रहा है, किसी घर के अंदर चोरी कर रहा है तो घबराहट तो अंदर उसके यकीनी तौर पे होनी भी चाहिए। तो कहते हैं जब इसने अंदर कोठड़ी में पहुंचकर दरवाजा बंद किया तो इसका दिल जरा सा घबराया, लेकिन फिर इसने जी कड़ा करके जेब से छोटी टॉर्च निकाली और रुपया भर रोशनी का हाला फर्श पर छोड़ दिया। अब ये रुपया भर रोशनी का हाला फर्श पे छोड़ दिया, इसको अगर मैं आसान उर्दू में कहूं तो टॉर्च खोल के उसकी रोशनी जमीन पे फेंक दी, यानी टॉर्च की लाइट जमीन पर मारी। इसका ये मतलब है। रुपया का मतलब आप रुपए पैसे मत लाइएगा, रुपया से मुराद यहाँ पर जो है वो रोशनी का कुछ हिस्सा जो है जमीन पर इन्होंने मारा। कमरे में धीमी सी रोशनी हुई और इसने आगे बढ़कर अलमारी का पट खोला। पट कहते हैं अलमारी का जो डोर होता है उसे पट कहते हैं। अलमारी दवाओं की बोतलों से भरी हुई थी और उसके बीच के खाने में छोटे से आईने के पास कंघी और सुरमेदानी पड़ी थी। अब आप बच्चे अंदाजा लगाओ कि एक घर के अंदर अलमारी खोली तो उस अलमारी के अंदर दवाओं की बोतलों की भरमार है। इसका मतलब यह है कि इस घर के अंदर कोई बीमार मरीज यहाँ पर मौजूद है, तभी लाइन से इतनी बोतलें दवाओं की जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर वो देखता है कि वहाँ एक कंघी रखी हुई है और सुरमेदानी, जिसमें सुरमा होता है वो सुरमेदानी, तो उसने वो सुरमेदानी लेकर अपनी दोनों आंखों के अंदर एक एक जो है वो सिलाई डाली और उसने ऊपर और नीचे के खानों में रोशनी का रुपया फेंका यानी लाइट मारी, लेकिन वहां सिवाय दवाओं के और कुछ नजर ना आया। लकड़ी के तिलेदानी में ऊन की एक गच्छी, कांच की चूड़ियों के चंद जोड़े, सर पर लगाने की पिने और बिजली के एक बिल के सिवा कुछ भी ना था। अब देखें, ये जो तिलेदानी है, तिलेदानी दरअसल ये आप देखते होंगे जो लड़कियां हैं वो तो इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं और लड़के जो है वो अपने पेरेंट्स के, अपनी वालदा के जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें देखते होंगे एक बॉक्स रखा होगा जिसमें अम्मी अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अंगूठी है या गले की चेन है या चूड़ियां हैं, वो उसके अंदर डाल देती हैं उस डब्बे के अंदर, या कुछ ज़रूरत का पिने विने, बाल की पिने जो होती हैं वो डाल दी जाती हैं। तो इसे कहते हैं तिलेदानी। तो आजकल तो ये मार्बल का भी मिलता है, स्टील का भी मिलता है और लकड़ी का भी मिलता है। पुराने वक्तों में शीशम की लकड़ी, जो बहुत ही उम्दा और खूबसूरत लकड़ी और बड़ी भारी होती थी, वो शीशम की लकड़ी का बना हुआ था। तो उसके अंदर ये चीज़ें रखी हुई थी कि बाल की पिने थी, बिजली का बिल था और चूड़ियों की, कांच की चूड़ियों के चंद जोड़े थे उसमें और ऊन की गच्छी थी। ये कुछ चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। तिलेदानी सिया शीशम की थी और इसका बोझ काफ़ी था। ज़ाहिर बात है शीशम की लकड़ी का है तो उसका खासा बोझ है, लेकिन इसके बावजूद इसकी सीट अलमारी के तख्ते पर ठीक ना बैठी थी। इसने तिलेदानी को एहतियात से उठाकर खोला और नीचे इसे मलमल के अस्तर वाला रजिस्ट्री का लिफाफा दिखाई दिया। अब आजकल जो लिफाफे हमारे पास आते हैं वो तो टीसीएस वगैरह के आते हैं, तो इसीलिए आपको अंदाजा नहीं है, वरना जो मोटे लिफाफे आते हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मलमल
कि धागे जो होते हैं उसका अस्तर वाला, यानी अस्तर जो है वो अंदर लगा होता है कागज के लिफाफे के अंदर, एक अच्छी पैकिंग, मजबूत पैकिंग होती है, अस्तर वाला लिफाफा जो है वो मिलता है। और लिफाफा दोहरा तय किया हुआ है, यानी डबल तय करके रखा हुआ है, और इसके फटे हुए कोनों से मलमल के धागे बाहर निकले हुए थे। इसने बड़ी सफाई से वो लिफाफा उठाया और टॉर्च दांतों में दबाकर इसे खोला। अंदर नए नए तयशुदा नोट पड़े थे। वाह, जबरदस्त! इतने सारे नोट, इतनी सी मेहनत से इतने सारे नोट। इसे बड़ी खुशी हुई कि जरा सी देर के अंदर इतने सारे नोट मुझे मिल गए। इसने लिफाफे को नाक के करीब लाकर सूंघा। ताजा नोटों से बरूजा और अलसी के तेल की खुशबू आ रही थी। नोट, जो हमारे जेबों में नोट होते हैं जो हम खर्च करते हैं, इसकी तैयारी में दो तरह के तेल इस्तेमाल होते हैं, बरूजा और अलसी। ये बिल्कुल ऐसे ही बेटा, जैसे आप फोटोस्टेट कराने जाते हो तो फोटोस्टेट जैसी मशीन से कागज निकलता है, एक मखसूस स्मेल आपको सुंघाई देती है। इसी तरह से जो ताजा ताजा नोट होते हैं इनकी भी खास स्मेल होती है। वो बेसिकली स्मेल जो है वो बरूजा और अलसी के तेल की खुशबू होती है। वो उसने लिफाफा अपनी जेब में रखा और एक एक सिलाई दोनों आंखों में सुरमे की डाली और होले होले कदम उठाता बाहर सहन में निकलकर जिधर से आया था उधर से बाहर निकल गया। अब आप देखिए कि चोर जो है उससे इतनी खुशी हुई कि जरा सी देर में उसे इतनी बड़ी कामयाबी मैसर आ गई कि उसने जो है वो चोरी करके यहां से उसने निकल गया। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, सफा नंबर 21 पे आइए। सफा नंबर 21 के अंदर मुसन्निफ हमें बताते हैं, दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका और उसकी रफ्तार तेज हो गई। ये तो चोर की रफ्तार थी। हमारी भी, अगर अगर हम भी कहीं बाहर जा रहे होंगे और कुत्ता कहीं भौंक दे हमारे पीछे, तो हमारी रफ्तार भी बड़ी तेज हो जाती है। लेकिन चूंकि ये चोर चोरी करके आ रहा था, एक तो उस चीज का डर खौफ उसके दिल में मौजूद था, दूसरा कुत्ते भौंकने लगे तो और उसके दिल के अंदर खौफ और डर जो है वो ज्यादा हो गया और वो तेजी के साथ जो है वो दौड़ता हुआ जाने लगा। इसका दिल थोड़ी सी मुद्दत में इतनी बड़ी कामयाबी पर बड़ा मसरूर था। मसरूर के माने बहुत ज्यादा खुश था और वो दिल ही दिल में सीटी बजाता हुआ जो है वो जा रहा था। अब यानी इतनी सी देर के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी खुशी, इसे बड़ी जो है वो कहना चाहिए कि जरा सी देर के अंदर बड़ी कामयाबी इसको हासिल हो गई। कहते हैं कि और वो दिल ही दिल में सीटी बजाता हुआ अपनी राह चला जा रहा था कि अचानक उसे सुरमई अंधेरे में सड़क के आखिरी किनारे पर जिन दिखाई दिया। उसे इतना बड़ा जिन, ऐसा जिन जिसका सर आसमान पर था और पांव उसकी जमीन पर थे, इतना बड़ा जिन का साया उसे नजर आया। और फिर क्या हुआ जरा देखिए, इसका सर आसमान में था और टांगे जमीन पर। चोर के कदम वहीं रुक गए। वो जिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था और उसका खून रगों में खुश्क हो रहा था डर के मारे। और अपने आप को इस बला से महफूज रखने के लिए इसने सूरह नास की तिलावत शुरू कर दी। अब अंदाजा लगाओ, एक चोर सूरह नास की तिलावत कर रहा है, इसका मतलब ईमान उसके अंदर मौजूद था। इसी ईमान की वजह से कभी कभी उसका जमीर जागता भी था, लेकिन वो उसके अंदर का शैतान उसके जमीर को सुला दिया करता था। तो यहां पर देखें कि जब अपने ऊपर पड़ी तो उसने सूरह नास पढ़नी शुरू कर दी। तो जिन बत्तीसी निकालकर जोर से हंसा। नारंगी रंग का एक शोला, यानी ऑरेंज कलर का एक शोला लपका और दो मजबूत खंभों पर वापडा के ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया। ओहो भाई, ये कोई जिन विन नहीं था, ये तो ऊपर जो पीएमटी था, पीएमटी के अंदर एक धमाका हुआ। पहले शोले उठ रहे थे वहां पे, उस शोले की वजह से कितना बड़ा साया बन गया था, तो वो समझ रहा था कि कोई जिन है। लेकिन जब वो शोला जो है उड़ गया, फटा, तो उसके नतीजे में पता चला कि तो पीएमटी फटा है। अब उसका डर खत्म हो गया। जब चोर ने अपनी कोठड़ी में लालटेन जलाकर लिफाफा खोला, अब वो अपने घर पहुंच गया और उसने लालटेन जलाकर, अब तो शायद लालटेन को आप लोग समझते नहीं होंगे, एक जमाने में गैस की लाइटें भी हमारे घरों के अंदर मौजूद होती थी, अब तो वो भी नहीं होती। अब तो एनर्जी सेवर और इमरजेंसी लाइट्स ने जगह ले ली उसकी। वरना जो है पहले जमाने में लालटेन होती थी जिसको हम तेल डाल के उसको जलाया करते थे और वो हमारा सहारा होती थी। तो लालटेन जलाकर लिफाफा खोला तो इसमें 100 का 1 और 10-10 के 7 नोट बरामद हुए। वाओ, जबरदस्त! अब अंदाजा लगाइए कि ये एमसीक्यूज है बेटा। 100 के कितने नोट थे? 1। और 10 के कितने नोट थे? 7। यानी कुल कितने पैसे थे? 170। अब आपको लगेगा सर आप तो अभी ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा पैसे उसे मिले। भैया जिस जमाने की ये कहानी है, यानी मुझे
25-30 साल पहले मैंने ये कहानी पढ़ी थी, जब मैं आपकी तरह सेकंड ईयर के अंदर मौजूद था। तो अब आप मुझे अंदाजा लगाइए कि ये तो उससे भी पहले की कहानी है। तो उस जमाने में तो जनाब ये 170 बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। मेरे दादा मरहूम की तनख्वाह कुल 112 रुपए थी और 112 के अंदर पूरा खानदान चलाया करते थे। आप भी अपने वालिद से पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे कि आपके वालिद के वालिद यानी आपके दादा की तनख्वाहें भी इतनी होती थी। तो उस जमाने में 170 रुपए बहुत ज्यादा एक अच्छी हैंडसम अमाउंट होती थी। तो इन्होंने 170 रुपए जो है उस लिफाफे के अंदर रखे थे, लेकिन उस लिफाफे के अंदर एक खत भी मौजूद था। आइए आपको खत उसके अंदर क्या कुछ लिखा था पढ़कर सुनाते हैं। जब चोर ने अपनी कोठरी में लालटेन जलाकर लिफाफा खोला तो उसमें 100 का 1 और 10-10 के 7 नोट बरामद हुए। साथ ही नीले रंग का कागज पर लिखा हुआ एक खत भी था, नीले रंग का। ऐसी बातें जो खास हों उनको खत कशीद कर लिया करें कि नीले रंग का खत था। शकीला बेगम ने वो खत लिखा था। शकीला बेगम ने अपने भाई के नाम वो खत लिखा था और इसके अंदर 100 का 1 नोट और 10-10 के 7 नोट थे। ये सारी बातें हुई जो बहुत खास हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। आगे देखते हैं, खत शुरू होता है। खत के अंदर एक खातून का जिक्र आएगा। वो खातून कौन है, उनके नाम को भी खत कशीद कर लीजिएगा। वैसे उनका नाम मैं अभी से बता देता हूँ, उन खातून का नाम फरीदा होगा। बहन अपने भाई को खत लिखते हुए क्या कहती है, जनाब भाई साहब, लानत हो आपकी दौलत पर और आपके रुपए पर जो वक्त पर गरीब भाई के काम ना आ सका। इस दुनिया में जिसका और कोई ना हो, इसका खुदा होता है। हमने हमने कुछ चीजें घर की बेचकर 100 रुपया बना लिया है। 50 रुपए इनके एक दोस्त से मिल गए हैं और 20 रुपए दूसरे से। खुदा ने चाहा तो इस रकम से हमारा बिल्लू बच जाएगा। बच्चे का नाम बिल्लू है। मिलिट्री यानी जो आर्मी है, मिलिट्री के डॉक्टर ने हमें बिल्लू के इलाज के ऑपरेशन के लिए पिंडी बुलाया है। खुदा इसका भला करे, वो मुफ्त ऑपरेशन करेगा। आपसे तो गैर अच्छे हैं, अब हमें आपकी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं। माफ रखें और जो रुपया आप हमें भेजना चाहते थे, इससे फरीदा के कंगन बनवा दें, सोने की चूड़ियां बनवा दें उसकी। फरीदा कौन होंगी, ये भाई की बीवी होंगी। तो कहनी उनके आप कंगन बनवा दें, वो ज्यादा बेहतर है। हम 170 में पूरा 1 महीना पिंडी में गुजार सकते हैं। परसों से इनकी छुट्टी शुरू है और हम सुबह की लारी यानी सुबह की गाड़ी से पिंडी पहुंच जाएंगे। खुदा आप जैसे भाइयों से हम सबको महफूज रखे, आमीन। खाकसार शकीला बेगम। अच्छा, ये जो लफ्ज खाकसार है ये हम इस्तेमाल करते हैं। खाकसार का नाम अहमद समद खान है। यानी मैं अगर अपना तारुफ करा रहा हूं तो खाकसार, खाक माने मिट्टी, खाकसार का मतलब मिट्टी का बना हुआ। ये मिट्टी का बना हुआ शख्स, इसका नाम अहमद समद खान है। इसी तरह शकीला बेगम यहाँ कहती हैं खाकसार शकीला बेगम। ये बात करने का एक अंदाज, एक कहना चाहिए एक तहजीब के दायरे में जिस तरह बात की जाती है। अच्छा प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपसे पहले भी कह चुके कि अभी अगर बीच में कोई लिंक आपका ड्रॉप होगा तो आपने दोबारा उसी लिंक को क्लिक करके आप हमारी क्लास में दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। तो 8 मिनट के बाद हमारा ये लिंक खत्म हो जाएगा। आपने उस लिंक को क्लिक करके दोबारा आप हमारी क्लास के अंदर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि ये खत पढ़कर चोर के दिल पर एक घूंसा सा लगा और वो बत्ती बुझाकर और अपने कपड़े उतारकर खुली चारपाई पे लेट गया। इसका जमीर इसे मलामत कर रहा था और इसे नींद नहीं आ रही थी। नंगे चोर ने उठकर कोने से ठंडी सुराही का पानी पिया और फिर क्या हुआ, आइए अगले सफे पर देखते हैं। सफा नंबर 22 पे आ जाइए। और फिर चोर ने क्या किया, बिस्तर पर लेट गया। इस वाक़े पर गौर करते हुए इसकी आंखें डुबडुबा गईं, यानी आंखों में आंसू आ गए इस वाक़े को सुनते हुए कि मैंने एक घर की पूरी उम्मीद चोरी कर ली है। यानी वो 170 रुपए उस बच्चे की इलाज के लिए थे। वो बच्चा मर सकता है अगर मैंने वो पैसे वापस नहीं किए। अब इसकी आंखों में से आंसू आने लगे, लेकिन जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे वो सिया रंग के थे। पता है क्यों? क्योंकि शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो आंसू इसके सिया इसलिए हैं क्योंकि इसके जो है वो उसने आंखों में सुरमा लगाया था और उस सुरमे की वजह से आंखों में काला सुरमा मौजूद था। तो आंसू जो आए वो काले रंग के आंसू आकर, वो चूंकि लेटा हुआ था और लेटे लेटे यूं आंसू निकले तो उसके बालों में जाकर वो आंसू जज्ब हो गए।
तो आंखें डुबडुबा गईं और दो सियाह आंसू उसकी कनपट्टियों पर फिसल कर बालों में जज्ब हो गए। इस पशेमानी की हालत में इसे नींद आ गई। पशेमानी किसे कहते हैं बेटा? इस शर्मिंदगी की हालत में उसे जो है वो क्या आ गई? उसे नींद आ गई। और जब वो जागा तो सुबह के 10 बज चुके थे। वो खत और रुपए जेब में डालकर जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गया। शकीला बेगम के घर के सामने शहतूत के छोटे से पेड़ तले एक एएसआई मेज कुर्सी डाले बैठा था। अभी सुबह का मंजर है, सुबह का मंजर, उसमें शकीला बेगम के घर के सामने जो है वो शहतूत का एक दरख्त था और उस दरख्त के नीचे जो है वो एक मेज कुर्सी रखी हुई थी और पुलिस का जो अफसर एएसआई है वो वहां बैठा हुआ कान में खुजली कर रहा है और दो जो इसके साथ इसके थाने से आए हुए पुलिस वाले हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में सिगरेट का कश लगा रहे हैं। तो कहते हैं मेज की कुर्सी डाले बैठा था और दो सिपाही बारी बारी एक सिगरेट के कश लगा रहे थे। शकीला का पस कद खावन, पस का मतलब होता है छोटा, पस कद यानी छोटे कद का जो उसका शौहर है थानेदार के सामने खड़ा था और थानेदार पेंसिल से कान खुजा रहा था। चोर इनके सामने से गुजरा। चोर वहां क्यों आया? क्योंकि रात भर चोर के जमीर ने उसे बड़ा झंझोड़ा कि तुमने बच्चे की जान ले रहे हो। तो उसके दिल में आया कि ये पैसे मैं जाके उनके घर में वापस फेंक कर भाग जाऊंगा। लेकिन जब वो वहां पर आया और उसने पुलिस को देखा तो खामोशी के साथ वहां से उनके सामने से गुजर कर चला गया। चोर इनके सामने से गुजरा और पीछे नजर किए बगैर सीधा दूसरी गली में चला गया। बड़ी सड़क में बस स्टैंड के पास इसने खोखे वाले से सिगरेट की डिब्बियां खरीदी, लेकिन जेब में सिर्फ बंधे हुए 170 रुपए ही थे होने की वजह से वो डिब्बिया इसे वापस कर दी। यानी उसने उस पैसे को अभी खर्च नहीं किया और उसने उसको ऐसे ही जाने दिया और उस पैसे को खर्च नहीं किया। दाता दरबार जाकर इसने 2 रकत नमाज कफ़ारा अदा की। ये 2 रकात नमाज कफ़ारा क्यों उसने अदा की? अपने दिल को सुकून दिलाने के लिए और इस 170 रुपए को अपने लिए जायज और हलाल बनाने के लिए कि ताकि मैं इस पैसे को खर्च कर सकूं। इसने कहा मैं 2 रकात नफिल पढ़ के अपने आप को सुकून दिलाने की कोशिश करता हूं। लेकिन उसके इन 2 रकात पढ़ने के बाद भी उसके अंदर सुकून ना आया। और फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं कि फव्वारे का पानी अपनी सुरमे लगी आंखों पे फेरा और मजार की तरफ मुंह करके उल्टा चलता हुआ जूतों वालों के पास पहुंच गया। जूते पहनकर इसने जेब में हाथ डाला और नोटों पर उंगलियां फेरता रहा। फिर इसने हाथ बांधकर कहा कि बाबा जी माफ करना, इस वक्त हाथ खाली हैं। यानी उसने कुछ भी नहीं दिया उस जूते वाले को। आप कहीं अपनी जूते रखवाते हैं तो उसके पैसे भी लेते हैं ना, जैसे कार पार्किंग के आप पैसे दे रहे होते हैं, इसी तरह जूते आपने रखवाए तो आपने जूते के पैसे भी आपने देने होते हैं। तो ये जब उसने कहा कि माफ कर दें तो जूते वाले ने हाथ के इशारे से कहा कि दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जा। और वहां से दफा होकर वो सीधा भाई अपने दोस्त के पास पहुंचा और इससे 2 रुपए हाथ उधार लेकर लुंडे चलाया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपसे एक बहुत अहम एमसीक्यूज जो है वो पूछी जाएगी। आपने उस एमसीक्यूज का हमेशा ख्याल रखना है कि क्या जवाब देना है आपने। वो एमसीक्यूज क्या है? वो ये है कि ये जो कहानी आपकी किताब में मौजूद है, चोर अफसाना, ये किस शहर के पस मंजर में लिखी गई है? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए दाता दरबार का जिक्र किया गया है, तो दाता दरबार जो है लाहौर के अंदर है, तो आपने लिखना है लाहौर के पस मंजर में ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, इसी तरह से एक एमसीक्यूज और आएगी आपके पास पेपर में कि आपकी किताब में मौजूद जितनी भी अफसाने हैं वो किस शहर के पस मंजर में? तमाम के तमाम अफसाने जो हैं वो लाहौर के पस मंजर में लिखे गए। ऐसा क्यों है? इसलिए कि जब हिजरत हुई थी, पाकिस्तान जब बना था और लोग हिजरत करके आए थे, तो हिजरत करके आने के 2 रास्ते थे। एक सिंध के रेगिस्तानी इलाके, यहाँ से बहुत कम लोग आए थे क्योंकि रेगिस्तान को क्रॉस करके पाकिस्तान आना था, जो सिंध की तरफ से लोग आ रहे थे। मेजॉरिटी अक्सरियत कहाँ से आई है? पंजाब की तरफ से आई है। तो पंजाब के सरसब्ज शादाब बागात, वहां से होते हुए लोग जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। तो जितने भी लोग आए वो शहर लाहौर चूंकि उस जमाने में डेवलप था, तो इसीलिए जितने आपके लिखने लिखाने वाले लोग हैं सब उस वक्त लाहौर आए। और जब लाहौर आए तो यकीनी तौर पे लाहौर के ही जहन रखते हुए उन्होंने इस तरह कहानियां लिखी लाहौर के पस मंजर में, इसीलिए ये वाली एमसीक्यूज आपकी बनती है। ठीक है, इसी के साथ फिर क्या हुआ? कहते हैं कि जनाब वो अपने दोस्त के पास पहुंचा और उससे 2 रुपए हाथ उधार लेकर लुंडे चलाया। यहाँ 8 आने की इसने रोटी खाई, 1 रुपए बैठक में जाकर हार दिए, यानी जुआ खेला उसने और वो जुआ में हार गया। और बाकी 8 आने 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में फकीरों को जाके बांट दिए। ये काम क्यों किया? सिर्फ अपने दिल को सुकून दिलाने के लिए, इत्मीनान दिलाने के लिए कि मैंने गरीबों में पैसे दिए हैं, तो अपने दिल को मुतमईन करके ताकि वो 170 रुपए किसी तरह से खर्च कर ले।
ठीक है प्यारे बच्चों, अभी जो है मैं यहाँ पर क्लास ऑफ कर रहा हूँ। आपने दोबारा लिंक को क्लिक करना है और लिंक को क्लिक करके दोबारा क्लास के अंदर आप लोगों ने दाखिल होना है। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी क्लास को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। आप तमाम बच्चे जो हैं वो दोबारा लिंक को क्लिक करके जो है वो आप क्लास में शामिल हो जाइए।